हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललित जैन। आज अपन ज्योमेट्री का नया पोर्शन यानी सेकंड पोर्शन जो है जो प्लेन ज्योमेट्री पार्ट 2 उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, वो है प्लेन ज्योमेट्री 2। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर मेनली अपन सर्कल और सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स की स्टडी करेंगे। जो भी हमारी 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर जितनी भी सर्कल्स की थ्योरम है या कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स है, तो वो सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, व्हाट इज़ द सर्कल। सर्कल क्या होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, सर्कल कहाँ कहाँ यूज में आता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है सर्कल्स के, वो वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ द सर्कुलर शेप। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे हमारे डेली लाइफ में कॉइन हो गया, व्हील हो गया, बैंगल्स हो गई, ये तो सभी कैसे शेप्स है, सर्कुलर शेप्स है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। क्या बोला मैंने, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। क्या बोला, इन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, ये सभी पॉइंट्स क्या है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है, तो इन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर्कल के लिए, सर्कल इज द collection of all points in a plane which are equidistant from a fixed point। ये जो फिक्स पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ द सर्कल। Fixed point is known as center of the circle and fixed distance is known as radius of the circle। Is it clear? Now अब हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक सी टर्म्स है, वन बाय वन करके हम बात कर लेते हैं। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास कॉर्ड। व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। क्या बोला मैंने, अ लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle। अगर मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो कैसे, लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, देयर आर टू पॉइंट्स A and B on the circle। if we join AB then AB is a line segment and AB is known as chord of the circle। important point is chord is a line segment not a line। नाउ इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो सबसे बड़ी वाली कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर वो क्या होती है, डायमीटर होती है। एंड डायमीटर इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर इज पासेस थ्रू the center of the circle। मीनिंग क्या है इसका, लेट सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैंने एक कॉर्ड बनाई जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, लेट सपोज दिस इज पी क्यू, तो पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्योंकि क्यों बोलेंगे डायमीटर, बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, रेडियस। एक बार रेडियस इस तरफ आएगी, एक बार रेडियस इस तरफ आएगी। OP इज ऑल्सो रेडियस एंड OQ इज ऑल्सो रेडियस। तो वी नो दैट PQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 टाइम्स ऑफ OP भी हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ
हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट कॉर्ड. नाउ सेकेंड पार्ट इज आर्क ऑफ द कॉर्ड. व्हाट इज द आर्क ऑफ द कॉर्ड? दिस इज द सेकेंड पॉइंट, आर्क. आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. आर्क का एक पार्ट है सर्कल का. अगर मैं एक टुकड़ा निकाल दूं तो टुकड़ा क्या होता है? आर्क. आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल. लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल और मैंने क्या कर दिया, इसका एक पार्ट निकाल दिया यहाँ से, ए और बी, बाकी सबको रफ कर दिया. तो इस ए बी को हम क्या बोलेंगे? आर्क. इज दैट क्लियर? अब आर्क जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. जैसे ये हमारा फुल सर्कल था, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. तो जो छोटा वाला आर्क होता है उस आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उस आर्क को हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क. दो आर्क होंगे, माइनर आर्क और मेजर आर्क. रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसे? माइनर आर्क को हम लिखेंगे ए बी और ऊपर की तरफ आर्क का साइन. हमेशा ध्यान रखना जो नेम होगा वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ए से बी की तरफ मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये छोटा आ रहा है तो ए बी लिखेंगे. लेकिन अगर मैं मेजर आर्क की बात करूँ तो फिर हम बी से ए की तरफ जाएंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मेजर आर्क को जो है वो बी ए के ऊपर आर्क का साइन बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है. इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज द सर्कमफेरेंस. दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट. व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल. या क्या हम बोले कि सर्कल की जो टोटल बाउंड्री होती है उसकी पूरी लेंथ. तो हम इस सर्कमफेरेंस उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ये जैसे हमारा सर्कल है, तो अगर मैं इस पूरी की पूरी लेंथ की बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी? सर्कमफेरेंस हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम. व्हाट इज द सेमी सर्कल? सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कल का हाफ पार्ट. यानी हम इसके अंदर क्या करेंगे? सिर्फ आधा पार्ट कंसीडर करेंगे, या आधी आर्क. अगर मैं पूरी सर्कमफेरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हमें दो सेमी सर्कल्स मिलेंगे. या ऐसे बोले कि हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल. ये होता है हमारे पास सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का सेंटर भी यहाँ पर लाई करेगा. ये हो जाएगा हमारा डायमीटर. इधर की तरफ भी रेडियस होगी और इस तरफ भी हमारी रेडियस होगी. रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर को या तो ओ या सी से रिप्रेजेंट कर देंगे. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर. एंगल subtended by arc at the center. Let's suppose this is a circle and हमने यहाँ पर ए बी एक आर्क कंसिडर कर लिया और O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये ए बी आर्क का ए पॉइंट और बी पॉइंट सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर. दिस इज द मीनिंग. नाउ इफ आर्क इज माइनर आर्क, अगर आर्क जो है वो माइनर आर्क हुआ तो बताओ ये एंगल कितना होगा? क्या है? लेस देन 180 डिग्री होगा. क्योंकि अगर छोटा वाला आर्क है तो सर्कल के सेंटर पे क्या करेगा? 180 डिग्री से लेस देन वाला एंगल बनाएगा. बट अगर यही आर्क मेजर आर्क हो गया तो ऊपर की तरफ देखिए, क्या ऊपर की तरफ ये एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो रहा है. तो हम बोलेंगे कि एंगल जो है वो क्या होगा? 180 डिग्री से ग्रेटर देन होगा. लेकिन अगर ये आर्क जो है वो सेमी सर्कल हो जाए, मतलब आधा आधा पार्ट हो जाए, तो बताइए एंगल क्या? थीटा जो है वो 180 डिग्री में चेंजेस हो जाएगा. तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री. इट मीन्स माइनर आर्क जो है सर्कल के सेंटर पर लेस देन 180 डिग्री का एंगल बनाता है. मेजर आर्क जो है वो ग्रेटर देन 180 और सेमी सर्कल जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री का एंगल बनाता है. नाउ अब हम बात करते हैं सर्कल्स को डिवाइड कितने तरीकों से किया जाता है. सर्कल्स को डिवाइड हम दो तरीकों से कर सकते हैं. दिस फर्स्ट इज सेगमेंट एंड सेकेंड इज सेक्टर. तो वन बाय वन करके इनकी स्टडी करते हैं. व्हाट इज द सेक्टर एंड व्हाट इज द सेगमेंट.
6 पॉइंट इज सेगमेंट एंड 7 पॉइंट इज सेक्टर। दोनों को साथ के साथ स्टडी करते हुए चलते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में वो समझते हैं। लेट दिस इज ए सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मुझे इस सर्कल को डिवाइड करना है दो पोर्शंस में, ठीक है। तो मैंने एक कॉर्ड के थ्रू इसको क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ए बी इज ए कॉर्ड। तो हमारे पास यहाँ पर दो रीजन्स हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इन दोनों रीजन्स को हम बोलते हैं सेगमेंट्स। इन दोनों रीजन्स को क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट एंड दिस इज द सेकंड सेगमेंट। तो अकॉर्डिंग तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। सेगमेंट क्या हो जाएगा, रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। अब अगर ये जो सेगमेंट है वो दो तरीके के होंगे, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अगर बड़ा वाला है तो मेजर सेगमेंट होगा और छोटा वाला है तो माइनर सेगमेंट होगा। यानी ऊपर वाले को तो हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। Is that clear? And what is the segment? Segment is the region between arc and chord. Is it clear? Now second portion जो है जिस सर्कल को हम डिवाइड करने का एक और तरीका है वो सेक्टर की फॉर्म में। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई। लेट सपोज O इज द सेंटर, OA एंड OB आर टू रेडियस। तो ये जो रीजन होगा बिटवीन द टू रेडियाई एंड आर्क, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो यहाँ पर भी दो तरीके के सेक्टर होंगे। छोटा वाला जो सेक्टर होगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर एंड बड़ा वाला जो सेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मेजर सेक्टर। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाइज। इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी सर्कल से रिलेटेड। आई थिंक कुछ लोगों को पहले से ऑलरेडी नोन होगी, कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें करवाना जरूरी होता है। नाउ हम हमारे मेजर पोर्शन पर आते हैं, थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स पर। टॉपिक डाल लीजिए थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। वन बाय वन करके हम स्टडी करते हैं कौन कौन सी थ्योरम्स है हमारे सिलेबस में और किस तरीके से उनकी एप्लीकेशंस यूज में आएगी और कैसे हम उसका प्रूफ करेंगे। थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके अंदर हमारी सबसे फर्स्ट थ्योरम आती है जो कि काफ़ी इजी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर फर्स्ट ये हमसे बोलती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो वो दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर एक जैसा इक्वल एंगल बनाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल एंड टू कॉर्ड्स आर AB एंड CD। गिवन दैट AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स, इट मीन्स AB इक्वल टू क्या है हमारे पास, CD। तो रिजल्ट हमने क्या बोला, रिजल्ट हमने ये बोला कि ये दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर, लेट्स सपोज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे कौन कौन सा एंगल बना रही है, एक तो एंगल AOB एंड सेकंड एंगल इज एंगल COD। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब AB इक्वल टू क्या बोली जाएगी, CD। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमारे पास दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, एक तो ट्राइंगल AOB एंड सेकंड ट्राइंगल इज COD। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम ये बोल देंगे कि एंगल AOB एंड एंगल COD क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अब जैसे ही हम इन दोनों, हमारा टारगेट हो गया इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना, तो नाउ हम बात करते हैं एक तो ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COD के लिए। क्या यहाँ पर AO और OB दोनों रेडियस है, OC और OD भी आपस में रेडियस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि AO इक्वल टू OC and OB equal to OD. Why? Because these are the radii of सर्कल, और दो रेडियस होती है वो हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। नाउ थर्ड पार्ट इज AB इक्वल टू CD हमें गिवन है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के आपस में इक्वल है। तो बाय SSS रूल हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मीन्स ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD।
और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे हम ये बोल सकते हैं कि करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यानी बाय CPCT जो एंगल AOB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल COD के। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। और क्या हमें यही प्रूव करना था? तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड दिस इज द थ्योरम नंबर 1। नाउ अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। थ्योरम नंबर 2 इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। और कन्वर्स इसका मतलब, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि अगर दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही होगी तो दोनों कॉर्ड्स के लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर then chords are equal। डायग्राम के थ्रू हम इसको कैसे समझेंगे, समझिए बात। लेट सपोज दिस इज ए सर्कल, AB इज कॉर्ड, CD इज अनदर कॉर्ड, और AB और CD सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब हमें ये पता है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। गिवन क्या है कि इफ एंगल AOB is equals to angle COD, then we can say that the length of both chords AB and CD are equal। कैसे प्रूव करेंगे इस स्टेटमेंट को, जल्दी से बताओ। आप लोगों को आता है ये, वापिस से क्या मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो मैं बोल दूंगा AB इक्वल टू CD। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका। अगेन इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD की हम बात कर लेते हैं। क्या AO इक्वल टू OC है क्योंकि दोनों रेडियस है, क्या OB इक्वल टू OD है क्योंकि ये भी रेडियस है, और इनके जो बीच वाला एंगल है एंगल AOB और एंगल COD हमें गिवन है। इट मीन्स एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, यानी SAS रूल के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो बाय CPCT हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर AB किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर यानी CB के। अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम AB इक्वल टू CD जो कि हमें चाहिए था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट या सेकेंड थ्योरम। इज दैट क्लियर? नाउ हम आते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पर, थ्योरम नंबर 3। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं थ्योरम नंबर 3 पर। थ्योरम नंबर 3 हमारी ये बोलती है कि अगर हम किसी सर्कल के अंदर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाद में मीनिंग समझाता हूँ मैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, center of the circle bisect the chord। Let's suppose this is a circle and AB इसके ऊपर एक chord हो गई और O is the center of the circle। तो मैंने O से इस AB के ऊपर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर OM। OM is perpendicular to AB। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये OM क्या करेगा, इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा यानी बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स AM इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, MB हो जाएगा। कैसे प्रूव करें इस रिजल्ट को? सबसे पहले हमने O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया। ज्वाइन O to A एंड O to B। क्या हमें दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं? बोथ ट्राइंगल्स आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसके अंदर AO इक्वल टू OB है, एक एंगल 90-90 और OM दोनों में कॉमन है। तो क्या मैं इस RHS क्राइटेरिया के थ्रू इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ? इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM के अंदर अगर हम बात करें तो AO इक्वल टू हमारे पास OB है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। AM दोनों में कॉमन है और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, यानी एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल्स टू 90। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी
हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे? तो बाय CPCT मैं ये बोल सकता हूँ, बाय CPCT हम ये बोल सकते हैं कि AM इक्वल्स टू MB, या इधर से देखो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर AM इक्वल्स टू BM। क्या हमें यही प्रूव करना था? दिस इज प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड दिस इज द थ्योरम नंबर 3। नाउ हम आते हैं थ्योरम नंबर 4 पर। थ्योरम नंबर 4 हमारी ये है थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स, जस्ट उल्टा। तो कुछ बच्चे मुझे बता सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 क्या होगा? जल्दी से स्टेटमेंट सोचिए दिमाग में। थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स हो जाएगा कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलेगी वो क्या होगी, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। जस्ट उल्टा हो गया, पहले हम परपेंडिकुलर लेके चल रहे थे और M को मिड पॉइंट ला रहे थे, इस बार हम M को मिड पॉइंट लेके चल रहे हैं तो लाइन को परपेंडिकुलर ला रहे हैं। तो देखिए द लाइन joining the midpoint of chord and the line joining the midpoint of chord and center of the circle is perpendicular to the chord of the circle. Let's suppose this is a circle and AB is a chord. M is the midpoint of chord, it means AM equals to MB और O is the center of the circle. अगर मैं OM को ज्वाइन करूँगा तो मुझे ये प्रूव करना है कि OM is perpendicular to AB। इस बार गिवन क्या है, AM equals to MB, देन प्रूव हमें ये करना है कि OM is perpendicular to AB। कैसे प्रूव करेंगे? वही सेम रिजल्ट, A को O से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया, A को O से ज्वाइन किया और O को B से ज्वाइन किया। We have two triangles, triangle AOM and triangle BOM. We know that AO equals to क्या होगी, OB। OM दोनों में कॉमन है, अगेन ट्रिपल S रूल से दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हम बोल सकते हैं कि AMO इक्वल्स टू BMO इज इक्वल्स टू 90-90-90। तो ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO के अंदर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि AM इक्वल्स टू MB हमें गिवन था, OM दोनों में कॉमन था, एंड AO इक्वल्स टू BO दोनों में रेडियस का काम कर रही है। बाय ट्रिपल S ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMO, इट मीन्स इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, एंगल AMO इक्वल टू BMO होगा। अब एक बात मुझे बताओ कि एंगल AM और एंगल BMO का टोटल सम 180, क्योंकि दोनों लीनियरली पेयर्ड है, दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या दोनों को डेफिनेटली 90-90 डिग्री होना पड़ेगा क्या? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इट मीन्स MO इज परपेंडिकुलर टू AB, जो हमें प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 4 विच इज़ कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नाउ थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या फिर ऐसे समझ लें इससे क्वेश्चंस तो नहीं आए, डायरेक्टली कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन इसके स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का और क्या मीनिंग है उसका, वन बाय वन करके समझते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल passes through three given non-collinear points। क्या मीनिंग है इसका? अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो हम ये बोलते हैं कि उन तीनों पॉइंट्स से पास होने वाले अगर हम सर्कल्स की काउंटिंग करें तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही सर्कल होगा, एक से ज़्यादा सर्कल पॉसिबल नहीं है। क्या मीनिंग है? लेट्स सपोज A, B, C आर 3 पॉइंट्स।
तीनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर मुझे एक सर्कल बनाना है जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा तो सिर्फ वो एक ही यूनिक सर्कल होगा, इसके अलावा कोई और सर्कल पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे करके दूसरा सर्कल नहीं बना सकते हो, ठीक है, ये सर्कल नहीं होगा, सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल होगा जो 3 नॉन गिवन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा। लेट सपोज मान लो ये तीनों पॉइंट्स लीनियर होते, कोलिनियर होते, नॉन कोलिनियर नहीं होते, तो बताओ मुझे कितने सर्कल्स पास होंगे अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तो यहाँ से कोई सर्कल पास नहीं होगा। तो ये रिजल्ट इस वाले सर्कल के लिए नहीं है, इस वाले स्टेटमेंट के लिए नहीं है, हमें इसके लिए लेना है सिर्फ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। इज इट क्लियर? 4 पॉइंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, लेट सपोज A, B, C एंड D, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इन चारों पॉइंट से कोई सर्कल पास भी होगा या नहीं भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम फॉर के लिए कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है तो हम पढ़ते नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, और उससे केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा, ठीक है। नाउ इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, A, B एंड C। ABC are 3 given non-collinear points, ठीक है। ABC are 3 given non-collinear points, साथ के साथ लिखते हुए भी चलते हैं और डायग्राम भी साथ के साथ बनाते हुए चलते हैं। A, B and C are non-collinear points। नाउ सबसे पहले हमने क्या करा, A को B से ज्वाइन कर दिया और B को C से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन A to B एंड B to C। देन हमने क्या करा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कुछ इस तरीके का होगा, जो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दे और साथ में इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए। अगेन हमने फिर BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, क्या कुछ वो इस तरीके का होगा, ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। हमने क्या कर दिया, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए। मुझे बताओ दोनों के परपेंडिकुलर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, लेट सपोज O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PB मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि O कितने पॉइंट्स होंगे। एक बार बताओ, 2 लाइंस एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती ना, यानी O जो है वो यूनिक पॉइंट होगा। तो अगले स्टेप में ये भी लिख लीजिए कि O इज अ यूनिक पॉइंट। ये एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि 2 लाइंस मैक्सिममली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जब दोनों लाइन डिस्टिंक्ट हो। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, एक स्टेटमेंट बताना, जैसे एक लाइन है और एक पॉइंट है, सॉरी एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं तो क्या एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। लेट सपोज C इज द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इट मीन्स CA and CB both are equal. Distances from C to A and B are equal. What is the meaning of this statement? कि every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end points of the line segment. तो इस रिजल्ट का अपन यूज में लेते हुए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि O जो पॉइंट है क्या वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, इट मीन्स AO की और OB की लेंथ आपस में इक्वल होगी क्या। Why? Because O is point on the perpendicular bisector of AB and we know that every point on perpendicular bisector is equidistant from the end points of the line segments. तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, we know that every point on the perpendicular bisector is equidistant from the end points of line segment। तो इसका मतलब O जो पॉइंट है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो OA इक्वल टू क्या होगा, OB।
क्या सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ओ जो पॉइंट है वो BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, इसका मतलब OB और OC भी आपस में इक्वल होगा क्या? क्योंकि O जो है वो BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है और O की B और C से डिस्टेंसेस क्या होगी? इक्वल होगी। तो क्या इन दोनों रिजल्ट से मैं ये बोल सकता हूँ कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या हो गया? OC। इज इट क्लियर? नाउ अब बात समझना मेरी ध्यान से, O जो है वो यूनिक पॉइंट है, O जो है वो यूनिक पॉइंट है, एक से ज़्यादा पॉइंट हो नहीं सकते। OA रेडियस का अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो क्या डेफिनेटली वो B और C से भी पास होगा क्या? अगर मैं O सेंटर लेके OA रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो क्या वो B से पास नहीं होगा? क्या वो C से पास नहीं होगा क्या? बताओ मुझे। क्योंकि OA इक्वल्स टू OB इक्वल टू OC तीनों किसका काम करेगी? रेडियस का काम करेगी, और अगर तीनों रेडियस का काम करेगी तो फिर वो यूनिक सर्कल होगा। O इज अ यूनिक पॉइंट, इसलिए सर्कल भी यूनिक होगा। नाउ वी ड्रॉ अ सर्कल, टेक अ सेंटर, टेक O एज अ सेंटर and radius as OA. It will definitely passes through B and C. अब O अगर यूनिक पॉइंट है तो सर्कल भी क्या होगा? यूनिक होगा। सो सर्कल इज ऑल्सो यूनिक। इसका मतलब यूनिक का क्या मतलब हो गया कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बेटा इसका जो प्रूफ है वो काफ़ी थ्योरेटिकल प्रूफ है, इसका प्रूफ मैथमेटिकल बिल्कुल भी नहीं है, थ्योरेटिकल प्रूफ है। लेकिन क्या करें, सिलेबस में है तो अपन को करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिजल्ट याद रखने लायक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। इज इट क्लियर? दिस इज द स्टेटमेंट थ्योरम नंबर 5। नाउ अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। जल्दी से नोट कीजिए इसे। थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 का स्टेटमेंट ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट from the center of the circle। अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो वो दोनों सर्कल के सेंटर से क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पर होगी। लेट दिस इज अ सर्कल, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस AB की O से डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। इट मीन्स दिस इज OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD। तो हम ये बोल रहे हैं कि इफ AB इक्वल टू AC देन डिस्टेंसेस फ्रॉम O टू AB एंड CD आर ऑल्सो इक्वल। इट मीन्स OM इक्वल टू हमें क्या लाना है? ON। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, बात समझना मेरी ध्यान से। सबसे पहले हम A को O से ज्वाइन करेंगे, देन O को C से ज्वाइन कर देंगे। तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, एक तो AMO एंड दूसरा CNO। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? कैसे? बात समझिए। वी नो दैट AB इक्वल टू AC। तो मुझे बताओ क्या AB का हाफ और AC का हाफ भी आपस में इक्वल होगा? एंड व्हाट इज द हाफ ऑफ AB? We know that perpendicular from the center of the circle to chord bisect the chord, it means AM equals to MB हो जाएगा। M is the midpoint of AB हो जाएगा, क्योंकि perpendicular उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो it means AM is the half of AB। तो AB के हाफ को मैं AM लिख सकता हूँ। By similar region NC is also half of CD। Again this angle is 90 degree। Angle OMA is equals to angle ONC is equals to 90 degree एंड AO इक्वल टू OC, क्योंकि दोनों रेडियस का काम कर रही है। तो बाय RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, तो बाय RHS क्राइटेरिया के थ्रू मैं क्या बोल सकता हूँ? बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाम क्या हो जाएगा इनका? AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNO। एंड बाय CPCT में ये भी लिख सकता हूँ कि जो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स OM इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ON। और क्या मुझे यही लेकर आना था? तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट।
इज इट क्लियर? एंड देन थ्योरम नंबर 7 हमारी जस्ट इसकी क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी। जल्दी से मुझे बताओ इसका स्टेटमेंट क्या होगा। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6। क्या हो जाएगा, अगर दो या दो से ज़्यादा कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो आपस में कॉर्ड्स क्या होगी, इक्वल। ठीक है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। हमें नहीं पता इनकी लेंथ आपस में इक्वल है या नहीं है, बस हमें इतना सा पता है कि सर्कल के सेंटर से इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर्स ओ एम एंड ओ एन ड्रॉ कर दूं तो ओ एम इज इक्वल्स टू क्या है, ओ एन है। और हमें क्या प्रूव करना है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी आर ऑल्सो इक्वल। कैसे प्रूव करें, वही सेम प्रोसेस, ए ओ को ए से और सी से ज्वाइन कर दिया। अगेन हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, एक तो ए एम ओ और दूसरा सी एन ओ। वी नो दैट ए ओ इक्वल्स टू ओ सी क्योंकि दोनों रेडियस का काम कर दिए। ओ एम इक्वल्स टू ओ एन हमें पता है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाय आर एच एस ट्राइंगल्स, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। लिखते हुए चलते हैं, ए एम ओ और सी एन ओ की बात कर रहे हैं हम। ए ओ इक्वल्स टू सी ओ इक्वल्स टू रेडियाई, एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ओ एम इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ एन। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ऑफ ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एन ओ। इट मीन्स क्या मैं बोल दूं कि ए एम इक्वल्स टू सी एन होगा, ए एम जो है वो सी एन के इक्वल होगा। और व्हाट इज द ए एम इज द हाफ ऑफ ए बी एंड व्हाट इज द सी एन इज द हाफ ऑफ सी डी। इफ ए एम इज इक्वल्स टू सी एन तो क्या 2 टाइम्स ऑफ ए एम जो है क्या वो 2 टाइम्स ऑफ सी एन के भी इक्वल होगा क्या। एंड 2 टाइम्स ऑफ ए एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, एंड 2 टाइम्स ऑफ सी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी। क्या मुझे यही लेकर आना था, यानी अगर दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। इज इट क्लियर? तो बेटा हमने आज ही थ्योरम नंबर 7 थ्योरम्स स्टडी करी है। सभी थ्योरम्स के मैंने प्रूफ भी आपको बताए हैं। अभी 2 थ्योरम्स और बची हुई है, उनको भी अपन अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उनके प्रूफ भी देखेंगे। देन हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।